Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear parents or students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यहाँ पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम के ताल्लुक पे हमारा जुड़ना हुआ है और यकीनन ये एक अहम मरहला है हमारी ज़िंदगी का और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहीं से शुरुआत होती है उनकी और आज के फ़ैसले जो हैं वो तय करते हैं कि हमको आगे क्या करना है और ज़िंदगी में क्या बनना है। तो यहाँ पर शुरुआती गुफ्तगू में काफ़ी अच्छी बातें आई हैं, कुरान ने हमको इस बारे में क्या हुक्म दिया है और हम क्या इस्लाम हमसे चाहता है, वो हमारी सबसे पहली बुनियाद होनी चाहिए, हमारा सबसे पहला मकसद वही होना चाहिए। तो यहाँ काफ़ी बातें आई थी, कुछ उसमें चीज़ें मैं जोड़ता चलूँ कि दरअसल हम जो करियर में चीज़ों को चुनते हैं और हम जो अपने प्लानिंग करते हैं अ, उसमें असल चीज़ क्या है कि हम क्यों ये तैयारी कर रहे हैं और हम क्यों बोल रहे हैं और हम एक अपने आप को बोलते हैं कि हम जो आज पढ़ाई करेंगे, हम अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं। हर वालिदैन का यही एक एहसास होता है कि हमारे बच्चे कामयाब रहें और वो कामयाबी के हमने बहुत सारे मयार बनाए हुए हैं। किसी के लिए एक अच्छी नौकरी हासिल करना जो है कामयाबी है, किसी के लिए बहुत सारे पैसे कमाना कामयाबी है। किसी के लिए पढ़ लिख कर कुछ अच्छे रिसर्च जॉब में जाना वो एक कामयाबी है। किसी के लिए दुनिया के ऐशो आराम हासिल करना कामयाबी है, सेटल हो जाना कामयाबी है। लेकिन दरअसल इस्लाम हमसे किस तरह की कामयाबी चाहता है, वो ज़रा अभी करियर के चुनाव करने से पहले, चुनने से पहले ये बातें वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आयत जो है कुरान मजीद की जो हम अक्सर सुनते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये हम कई बार हर बार सुनते आए हैं और जब भी तालीम के बारे में गुफ्तगू होती है, तो ये हम जो है इस आयत का ज़िक्र कहीं न कहीं ज़रूर होता ही है। तो दरअसल इल्म के बारे में यहाँ पर बात की गई है और यही कहा है कि इल्म तभी इल्म कहलाएगा जब वो वैल्यूज़, इक़दार और अल्लाह के लिए हो। तो एजुकेशन, तालीम का मायने सिर्फ़ इतना नहीं है कि हम एक करियर बना लेंगे और जबकि करियर का मतलब ये है कि एक एथिकल, एक जो है नेक और सालेह ज़िंदगी हम गुज़ारने वाले बनने चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो इस चीज़ को एक अच्छे हमारे किरदार को बताती हैं और एक किरदार साज़ी का ये काम करती है। तालीम का असल काम है कि हमारे किरदार को नशो-नुमा करना, हमारे किरदार को अच्छा बनाना। किस तरह के किरदार को हम अच्छा बोलेंगे, ये बातें हम सुनते भी आए हैं ना, अच्छी आदतें हैं, ईमानदारी है, दूसरों की इज़्ज़त करना है, आजिज़ी की एक अपने अंदर कैफ़ियत होनी चाहिए, एक नरमी की हमारे अंदर बात होनी चाहिए। और यही जो मकसद था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था कि वो यही कहा करते थे, मुझे बेहतरीन किरदार के लिए भेजा गया है। यही चीज़ फिर हम कुरान मजीद में भी हम देखते हैं कि ये कुरान मजीद में भी सूरह बकरा आयत 83 में बयान किया गया है, वक़ूलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से नरमी से बात करो, काइंडनेस के साथ बात करो। उसके बाद ये तालीम की जो है ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें कुरान मजीद में मिलती हैं। उसके बाद तकब्बुर से रोकने को ये बोला गया है। सूरह लुक़मान में हम देखते हैं, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, है ना? ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो। ये हमारी तालीम हमको यही सिखाती है। उसके बाद हम सूरह नहल में भी हम यही देखते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। तो हमारा यहाँ पर मकसद तालीम का ये है कि हम इंसाफ़ करने वाले बने और ना ही सिर्फ़ इंसाफ़ करने वाले बने, हम इंसाफ़ के साथ जो है अदल करने वाले बने। क्योंकि इंसाफ़ की एक दर्जा होता है जहाँ पे इंसान को एक इत्मीनान होता है कि मेरे साथ इंसाफ़ हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस बात को और बढ़ा के बताया है कि हम सिर्फ़ जो है अदल करने वाले हैं, एहसान करने वाले भी लोग बने हम। हम सिर्फ़ जस्टिस पे ना रुक जाएँ, हम एक एहसान, एक लेवल ऊपर जाएँगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी हम ये बयान कर लें कि तालीम का जो मकसद है वो आज सिर्फ़ जो है एक डिग्री की हैसियत से रह गया है और अब ये डिग्री हमको नौकरी देगी। लेकिन एक मुसलमान के लिए ये जो डिग्री है ये बिना कैरेक्टर के किसी काम की नहीं है। अगर बिना कैरेक्टर के, बिना आपके किरदार के आपने एक डिग्री हासिल करी है, तो आप जो हैं आखिरकार एक करप्शन और एक बेईमानी वाली तरफ आप लोग मुतवज्जह हो जाते हैं। इसमें एक ख़ास बात और ध्यान रखने की ये है कि वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव किस तरह का है।
अगर हमारी तालीम हमको ये सिखा रही है कि पैसे कमाना है और वालिदैन को छोड़ देना है, तो यकीनन हमारी तालीम तालीम नहीं है, वो एक पैसा कमाने की हम एक मशीन बन के रह जाते हैं। तो ये हर वक़्त, हर लम्हा हमारा ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, हम कहीं भी पहुँच रहे हैं, तो हमने अपने वालिदैन को तो नहीं छोड़ा है, जिन्होंने हमें इतनी मशक्कत के साथ पाला-पोसा, बड़ा किया और हमें किसी काबिल बनाया है। तो ये हमारे, और हम यही दुआ भी करते हैं ना, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, है ना? अपने वालिदैन के लिए मुस्तक़िल दुआ करना और अपने करियर के साथ इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि हम जो है वालिदैन का हमारे सामने कितना हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आखिरकार हम ये देखेंगे कि ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम कह जाते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन कुरान मजीद हमको ये भी जताता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, यानी कि तुम जो कहते हो तुम करते क्यों नहीं हो। तो ये जो बातें हमने सुनी हैं, हमने कही हैं, हम तो यही दुआ करते हैं कि करियर पे आगे बढ़ने से पहले हम इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे और यही हमारे करियर को डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे बेहतरीन रोल मॉडल हैं, सबसे बेहतरीन किरदार हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बात वाज़ेह होनी चाहिए ये कि कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ओर ज़ोर नहीं दिया कि हम कितना अच्छा बिज़नेस और हम कितने अच्छे जो है नौकरी पेशा इंसान बने। ये आप अगर सीरत में पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा। ये कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद नहीं था। उनका मकसद ये था कि ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना और ऐसे तैयार करना कि हम आखिरत में अल्लाह ताला को मुँह दिखाने के काबिल रहें। तो आज भी हम यहाँ पर जो है सिर्फ़ एक इम्तिहान और सिर्फ़ करियर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे विज़न तो और भी ऊँचा है। हमारा विज़न तो और भी लंबा है कि हमको ज़िंदगी के लिए तैयार होना है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुज़ारना है, ये हमारा तालीम का मकसद होना चाहिए। अब चूँकि मुझसे ये कहा गया था कि करियर गाइडेंस के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास पेन और पेपर होगा और आप ज़रूरी चीज़ें उसमें लिखते जाएँगे तो मुनासिब रहेगा। और जैसा मुझे मालूम है कि यहाँ पर 8वीं से लेकर 8वीं अबव से लेकर 12वीं तक के बच्चे मौजूद हैं। तो मैं इंशाल्लाह सेशन को आधे-आधे हिस्से में बाँटता हूँ। आधे सेशन में गुफ्तगू होगी 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, ताकि उनको किस तरह से अच्छा करियर चुनना है, उसमें उनको रहनुमाई मिल सके। फिर हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं के बच्चों के से जिनको कौन से करियर उनके लिए अच्छे हैं। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मुझे मालूम चला है, यहाँ पे गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से प्रोफ़ेशन हैं जो गर्ल्स के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं बाहर का माहौल कैसा है और किन-किन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से प्रोफ़ेशन हैं जो गर्ल्स के लिए इफ़ेक्टिव रहेंगे और वो अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में रह के उस पे काम कर सकती हैं। तो मैं प्रेज़ेंटेशन यहाँ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से स्क्रीन सबको दिख ही रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है जब करियर के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि 10वीं में 9वीं 10वीं में आने के बाद हमको ये फ़िक्र होना शुरू हो जानी चाहिए कि अब हमको कौन से करियर की तरफ जाना है। 8 साल की 8वीं क्लास तक और 9वीं क्लास की शुरुआत तक अगर हम थोड़ा बहुत संजीदा हैं इसको लेकर तो कोई मसला नहीं है। और हम अगर अपनी तालीम में उन चीज़ों पर ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो हमारी एक समझ को बना रहे हैं, तो ये आप मानिए कि हमने करियर की कुछ ना कुछ शुरुआत कर दी है। हम एक आगे की तैयारी के लिए अभी से जो है तैयार हैं। यानी कि चीज़ों को अभी रट के नहीं पढ़ना है, ना ही उसको इस तरह से पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें, बल्कि इस अंदाज़ से पढ़ना है कि हमारी समझ कैसी पैदा हो रही है, मामलात को लेकर, चीज़ों को लेकर। हम कोई एनवायरनमेंट में, हमारे आस-पास माहौलियात में हम कोई चीज़ अगर देखते हैं, तो हमारे ज़हन में कुछ सवाल उठते हैं या नहीं उठते हैं। तो ये हमारा ज़हन, अगर सवाल नहीं उठते हैं, तो हमें थोड़ा अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है। और अगर कुछ सवाल उठते हैं, तो हम सही रास्ते पे हैं, जहाँ पर हमारा ज़हन जो है वो
गौर व फिक्र करने वाला एक जहन बन रहा है, चीज़ों को समझने वाला, एक्सप्लोर करने वाला हमारा जहन बन रहा है। तो यकीनन हमारी तालीम भी हमसे यही चाहती है, और कुरान मजीद में भी हमने यही पढ़ा है कि खुदा के होशमंद बंदे तो वो हैं जो उठते बैठते और लेटते इस कायनात पे गौर फिक्र करते हैं। तो ये गौर फिक्र करने वाली जो चीज़ है, ये सिर्फ करियर के डायरेक्शन से ही सही नहीं है, ये जो है हमको इस्लाम ने भी इसी बात की तालीम दी है। तो ये जो गौर फिक्र की हमारी मिजाज होता है, वही आके हमारे करियर को डिफाइन करता है। अब आमतौर पे जब करियर का हम चुनाव करते हैं, हम चुनने की कोशिश करते हैं या इस बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे वालिदैन जो कहते हैं हम या तो वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे सामने हमारे मिसाल वालिदैन भी होते हैं कि हमने बचपन में, बच्चा बोलता है ना यही कि मुझे अपने वालिद जैसा बनना है, वालिद जैसा काम करते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं मुझे भी जाना है। तो ये एक बड़ा उनके पास बात रहती है कि वालिदैन को उन्होंने देखा है कि वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। या फिर हम ये देखते हैं कि हमारे साथी, हमारे दोस्त किसी एक करियर को लेके तैयारी कर रहे हैं, या तो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए। फिर कई लोग ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा मैदान है जहाँ पे आगे बहुत कुछ काम होने वाला है, तो हम वही करियर चुनते हैं। मिसाल के तौर पे कई लोग वो करियर चुनते हैं जहाँ पर उनके पास अ, पैसे ज़्यादा कमा सकें, या आगे उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आजकल डेटा साइंस में तो बहुत काम हो रहा है, 5 साल बाद उसका स्कोप बहुत रहेगा, तो हम भी वही चीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ गलती है, एक दो गलती हैं जो हम करते हैं। उसके बाद हमारी प्लानिंग भी नहीं रहती है, कुछ अवेयरनेस भी नहीं रहती है। हम जो है एक ही करियर को चुन लेते हैं, और हमने बोला नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो चलो डॉक्टर तो अब हम बन के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास जो है सही रिजल्ट नहीं होता है, मार्क्स अच्छे नहीं होते, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, तो एक मायूसी हाथ लगती है, और कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो ये अपने आप को अवेयर रखना, करियर कैसे चुनना, इस बारे में थोड़ा जो है, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको इस बारे में बहुत संजीदगी से सोचने की अभी ज़रूरत है। और सोचने के साथ साथ प्लान कैसे तैयार करना है उस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि अपने आप को समझना कि आप क्या चीज़ हैं, है ना? आप क्या हैं, हू यू आर, है ना? आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है ज़िंदगी में, और आप अपने आप को फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आप अपने आप को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। इन 3 सवालों पे जो है हमको गौर करना है कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और मुस्तकबिल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये सवाल जो हैं इनको गौर करने की ज़रूरत है। अब इन 3 सवालों को कैसे आप खोजबीन करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी-सी हम बात करते हैं। तो अभी तो हमने सवाल पे बात करी थी, अब सवाल के जवाब कहाँ से ढूँढेंगे, कैसे ढूँढेंगे, तो उसकी कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ इसमें है सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को समझना कि हम क्या हैं। अपने आप को चेक करना, हम किस काबिल हैं, हमारे अंदर क्या-क्या काबिलियत हैं, हमको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना हमें पसंद नहीं है। हमें मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, या हमको लैंग्वेज में बहुत मज़ा आता है, या हमको जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, या हमको जो है बड़ी कहानियाँ पढ़ने में मज़ा आता है, या हमें लोगों से गुफ्तगू करने में मज़ा आता है, या हमको डिस्कशन करने में मज़ा आता है, या हमको छोटे वीडियोज़ के ज़रिए से अपनी बात पहुँचाने में मज़ा आता है, या हम लंबे-लंबे आर्टिकल्स लिख लेते हैं। ये अपने आप को एक समझने की ज़रूरत है ना? तो इसमें जो है 3 तरह की हमारे पास चीज़ें रहती हैं। आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपके स्किल्स क्या हैं। यानी कि आपके शौक क्या हैं, पहली चीज़ है। दूसरा कि आपका मिज़ाज किस तरह का है, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपके पास कौन-कौन से स्किल्स हैं, और कौन-कौन सी आपके पास चीज़ें हैं जो आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एक है कि हम अच्छे से कर लेंगे। अब इस पे गौर करें तो इंटरेस्ट यानी कि हमारी अच्छाई, चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। क्या हमारे अंदर कुछ चीज़ों को लेके क्यूरोसिटी होती है ना? कि कुछ हम सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, या हम कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं।
या किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे मोटे मोटे तौर पे यही बात है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे शौक क्या हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें हमारी पर्सनैलिटी क्या है। अब दरअसल पर्सनैलिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि भाई इस लेवल पे आके लोग बोलते हैं कि भाई लोगों से बातचीत करना सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो। ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट यानी कि अपने ही अपने में रहता है, किसी से बात ही नहीं करता है। दूसरी ये बात होती है कि एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि मुंहफट टाइप का इंसान है, जो है बोल देता है वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक क्वालिटी अच्छी है, दूसरी क्वालिटी बुरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको अलग-अलग क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है और सभी क्वालिटीज़ जो हैं अपने आप में अच्छी हैं। तो इंट्रोवर्ट जो हैं वो किस तरह का काम कर सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट कैसे हैं, उनके लिए भी कुछ काम है। तो आपकी जैसी पर्सनैलिटी है उसको लेकर आप नेगेटिव ना सोचें। ये ना समझें कि मुझे नहीं आता है तो मैं इसके जैसा नहीं। अपने आप को कंपेयर करना छोड़ें कि मैं उस वो तो बहुत बातें कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। लेकिन आज की तारीख में आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है फिज़ूल में बात करना, बोलना। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है? एप्टीट्यूड यानी कि आपका, इसमें मैंने 4 बातें कही हैं। 4 बातों में ये है कि स्पेटियल एप्टीट्यूड कैसा है आपका? यानी कि आप चीज़ों को देख के किस तरह से उसको समझ पाते हैं। दूसरा वर्बल है, तीसरा न्यूमेरिकल है, फिर एक काइनेस्थेटिक है। एक-एक करके हम लोग जाते हैं इस पे और आप अपने अंदर थोड़ा-सा झाँकने की कोशिश करिए। स्पेटियल एप्टीट्यूड का मतलब है कि पिक्चर स्मार्ट कितने हैं आप, है ना? आपको इमेजेस और पिक्चर्स देख के करने का रिकॉल करने का कितना आपके पास एक्सपर्टीज़ है, कितना तजुर्बा है। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की दीवार के पीछे किस तरह का सीन चल रहा होगा, क्या आप ड्रॉ करके बता सकते हैं? तो अगर आप कहें हाँ, मुझे पता है दीवार के पीछे जो है एक गार्डन है, और गार्डन में जो है कुछ बेंचेस हैं, कुछ ट्रीज़ हैं और कुछ पेड़ हैं, पौधे हैं और कुछ लोग टहल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा मैं तसव्वुर करके और मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारी पिक्चर स्मार्ट हम कितने हैं। या मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि एक पानी से भरा ग्लास है और उस पानी से भरे ग्लास में मैंने एक आधा ग्लास भरा है पानी से, और मैंने उसमें एक चम्मच को डाल दिया है। क्या अब आप उसका फ़ोटो बना सकते हैं? क्या आप उसकी तस्वीर बना सकते हैं? तो उसमें जो है आपके आस-पास की समझ कितनी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने चम्मच ग्लास में डाला है, तो ज़रूरी नहीं है चम्मच मुझे सीधा ही दिखेगा। अगर आपने साइंस की पढ़ाई करी है, तो आप ये बता पाएँगे कि चम्मच थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट होके बनेगा, वो सीधा का सीधा नहीं बनेगा। क्योंकि हम लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं साइंस में, तो उसके हिसाब से चीज़ें जैसी होती हैं वैसे हमको दिखती नहीं हैं, है ना? थोड़ी-सी तिरछी दिखेगी पानी में। तो ये समझ जो है, मैंने जो शुरू में कहा था कि हम 8वीं क्लास तक चीज़ों में गौर-फ़िक्र करने वाला हमारा ज़हन अगर हम बनाते हैं, तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइन करना उनको बहुत पसंद होता है चीज़ों को। आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्लानिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। आर्ट्स में भी ऐसे लोग जाते हैं कि थोड़ा-सा बना के चीज़ों को एक्सप्रेस करना उनको बहुत अच्छे से बखूबी आता है। तो ये मुझे नहीं मालूम, हमारे साथ भी कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो इस चीज़ में महारत रखते होंगे और वो अ, ये काम बहुत अच्छे बखूबी कर सकते होंगे। तो ये उनके लिए इसमें इस तरह के करियर बहुत अच्छे हैं। इसमें डिस्टेंस मोड पे रिमोट जॉब्स क्या हो सकते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे। अगला इसमें है वर्बल एप्टीट्यूड, यानी कि बोलने की समझ, कि कोई इंसान अगर बोल रहा है तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें रख के बोल पा रहा है, बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर पा रहा है, बहुत अच्छा उसका वर्बल एप्टीट्यूड है। हमारे हिंदुस्तान में एक पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर नाम के, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि अंग्रेज़ी में वो नए-नए तरह के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं और जिसका मतलब लोगों को मालूम नहीं होता। और वो फिर उसका मतलब भी समझाते हैं और फिर ये मालूम चलता है कि अच्छा ये चीज़ को कहा जाता है। तो वो जो तकरीर है, वो जो बातचीत है, उसमें एक नया वज़न पैदा होता है ना? एक और इम्प्रेसिव लगता है वो चीज़ें। तो ऐसा लोगों में इस तरह का मिज़ाज होता है कि कैसे अपनी बात के ज़रिए से किसी चीज़ को अच्छे से समझा देना। तो हम ये देखें कि ऐसे लोग आम तौर पे क्या होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं,
वक्ता होते हैं, तो मुकर्रिर होते हैं, बात करने वाले होते हैं, टीचर होते हैं, है ना, असातिज़ा, या लॉयर होते हैं जो अपनी बात को सही अंदाज में बोलते हैं। कम अल्फाज में एक बहुत बड़ी बात कह देने का उनके पास हुनर होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम बढ़ें तो देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की खासियत होती है हमारे अंदर, कि हम कैसे नंबर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चे हमारे बीच ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम जो हैं चुटकी भर में वो हल कर लेते हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम मिलना मतलब वो खुश हो जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। उसको कितने इफेक्टिवली करते हैं, उनको पता रहता है कौन सा थ्योरम कहाँ पे लगाना है, कौन सी जो है कानून कहाँ पे लगेगा। इसकी बुनियाद पर वो बड़े स्मार्ट होते हैं और नंबर्स के साथ उनको खेलना बहुत पसंद होता है। तो अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिक्स जो वाले लोग होते हैं, फील्ड वाले, वो उनके अंदर ये वाली समझ बहुत अच्छे से होती है। अब आप ये देखें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और उस सलाहियत को हम किधर लेकर जा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो यही मैंने शुरू में कहा था कि कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं ना, हमारे अंदर सलाहियत तो मैथमेटिक्स की है, लेकिन हमने देखा कि वो टीचर है कोई, या डॉक्टर हैं, तो हम उसके जैसा बन जाएं। अब डॉक्टर बनने में मैथमेटिक्स की तो इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब क्या करें, लोगों को देख के तो लग रहा है कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने ये बात कही कि अपने इंटरेस्ट को खोजना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक आखिरी चीज़ इसमें यह है काइनेस्थेटिक, जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी स्मार्ट। जो फिजिकली स्ट्रांग लोग होते हैं कि वो अपने हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो खेलने में भी इंटरेस्ट रखते हैं और खेलने के साथ साथ वो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, दौड़ते भागते हैं, उछल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम देते हैं उसके लिए। और कुछ कुछ तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं हमारे बीच। हम ये कहते हैं ना कि वो बंदा बहुत अच्छी बैटिंग करता है, वो बहुत अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर है, वो बहुत अच्छी बास्केटबॉल खेलती हैं। तो ये सब हम बातें करते हैं, तो ये चीज़ें उस उनके अंदर एक खासियत होती है ऐसे बच्चों में। तो जैसे फिजिकल जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उसको लेकर भी बहुत करियर आजकल ओपन हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब बात आती है कि करियर के ऊपर प्लान बनाने की। ठीक है, तो ये अंदर हमने सब अपने अंदर खासियतें ये देखी हैं। तो ये खासियत देखने के बाद अब करियर कैसे बनाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी यहाँ पर जो है तालिब इल्म बैठे हैं, उनसे एक दरख्वास्त ये है कि कभी भी करियर का जब आप प्लान कर रहे हैं, कभी भी करियर को लेकर आप कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, तो कभी भी एक करियर को लेकर आप इत्मीनान होके ना बैठ जाएं, है ना। कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ठीक है, मैं इंजीनियर ही बन जाऊंगी अब, है ना, और कुछ मैं सोच ही नहीं रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के आप किसी कन्फ्यूजन में ना जाएं, और इस तरह की लोगों की बातों में भी ना जाएं कि लोग बोलते हैं कि अगर 3-4 तरफ आप सोचेंगे तो आप अपने फोकस को खो देंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप एक फोकस अपना बना के रखें। लेकिन उसके बाद 2 करियर ऑप्शंस आपको अलग से रखने हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, व्हाट आर योर करियर प्लान्स, कि आपके करियर का प्लान क्या है। डू यू हैव ऑल्टरनेट ऑप्शंस, आपके पास कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं कि नहीं है, आपके पास प्लान बी है कि नहीं है। तो ये जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक करियर गोल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप एक गोल आपने तैयार किया है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे एक लॉयर बनना है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी बस वो ख्वाहिश होकर रह जाएगी कि मैं एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा लॉयर बनता देखना चाहती हूँ। तो ये जो है एक मकसद के साथ आपका एक प्लान, आपका एक जो रास्ता है कैसे आप उसको तय करेंगी, वो होना चाहिए। और उसके साथ 2 प्लान और होना चाहिए, यानी कि प्लान ए तो हमारा मेन प्लान है, सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो यही है। और उसके बाद प्लान बी है और प्लान सी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू करी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंजीनियरिंग की तो मैं फुल तैयारी कर रहा हूँ,
मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी है भाई, मैंने और भी सारी तैयारियां करी हैं, और मैं बिल्कुल अपने आप को फिट मानता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूंगा। लेकिन एक होशियार है ना, होशमंद इंसान की अलामत यह है कि वो प्लान बी और प्लान सी भी करता है। तो मैंने प्लान बी ये तैयार किया कि चलो ठीक है, अगर उसमें नहीं होता है तो मैं प्योर साइंस में जाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता हूँ या मैं फिजिक्स की पढ़ाई करता हूँ। फिजिक्स के बाद मैं जो है मास्टर्स करूंगा, मैं एमएससी करूंगा, एमएससी के बाद मैं रिसर्च में चला जाऊंगा। ये मैंने प्लान भी तैयार कर लिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके बाद भी कुछ प्लान करना चाहिए। मैंने प्लान सी तैयार किया कि मैं बीएससी प्लस बीएड करूंगा, एमएससी करूंगा, देन मैं कुछ टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगा। तो इस तरह से अपने कुछ गोल सेटिंग करना ये बहुत अहम है। ठीक है। तो ये थी बात जो हम चाह रहे थे कि 9वीं 10वीं के बच्चों के साथ करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसमें एक करियर असेसमेंट टूल भी होता है, जिस पे हम चाहें तो कभी हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखें कि अभी ये पहले स्टेप के ऊपर हम लोग काम कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के काम होते हैं, किस किस तरह के प्रोफेशन होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं एक और प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 9वीं 10वीं के बच्चे जो हैं वो यहाँ तक, जो उन्होंने उनके लिए जो बात थी वो यहाँ तक की बात थी, और आगे भी करियर्स के ऊपर हम जो बात करेंगे तो उसमें भी आप शामिल रहें, और आपको इसमें भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी के लिए बात सिर्फ इतनी है कि करियर तय करें और एक गोल तैयार करें, उसके लिए 3 प्लान तैयार करें। 3 प्लान में कौन कौन से होंगे ऐसे प्लान जो हम कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये होमवर्क हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में अभी हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होगी कि ये तो बहुत सारी बातें आ गई हैं, और करियर भी अगर मैं अभी बताना शुरू कर देता हूँ तो आपके जहन में कुछ ऐसे ख्याल आएंगे कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो मैं क्या अच्छा है। तो मैं जो ऑर्गेनाइजर से उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी चाहें तो हम एक और सेशन कर सकते हैं 9th 10th के बच्चों के लिए, जिसमें हम करियर असेसमेंट टूल्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि उनको सोचने का थोड़ा वक्त मिले, और उसके बाद जब इन टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे तो अपने करियर को एक डायरेक्शन वो लोग दे पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना होमवर्क आप लोग करके रखें। तो दूसरी बात अब जो है इंशाल्लाह हम लोग बात करते हैं अब 11वीं 12वीं के बच्चों को लेकर। तो मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज करूं। अभी प्रेजेंटेशन आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ठीक है। जी दिख रहा है, अच्छा, शेयर हो मैं रहा फिर है। से शेयर करता हूँ, शायद बंद हो गया है। हाँ जी, अब दिख रहा होगा। तो ये मैं बात करने जा रहा था अब हाँ, क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एक करियर ऑप्शन जो है हमारे पास इंजीनियरिंग का रहता है, साइंस ग्रुप में बात करें अगर हम। तो वो बच्चे जिनको नंबर्स के साथ और चीज़ों की खोजबीन करने का ज़्यादा शौक है, उनके लिए इंजीनियरिंग के ऑप्शन रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा करियर्स पे बात करते करते आगे मैं बढ़ूंगा। बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे तो टाइम हमारे पास इतना है नहीं। इस पे और डिटेल में हम आगे के सेशन में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम तो साइंस के ही ग्रुप में एक और स्ट्रीम रहती है जो मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड रहती है।
तो ये जो है इंजीनियरिंग में तो एक कॉमन चीज़ रहती है कि हमको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड्स हैं। लेकिन जब हम साइंस बी ग्रुप में आते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड रहती हैं, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड रहती है, तो बहुत सारी वास्ट फील्ड इसमें रहती हैं। आमतौर पर हर जगह नीट के एग्ज़ाम से ही एडमिशन्स मिलते हैं, तो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एमबीबीएस जो है सबसे टॉप लेवल पे माना जाता है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस में आमतौर पर बच्चे एडमिशन लेते हैं जो हायर रैंकिंग वाले होते हैं। उससे कम रैंक वाले होते हैं वो बीडीएस में जाते हैं। फिर उसके बाद बीएमएस का ऑप्शन रहता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस। उसके बाद सिद्ध मेडिसिन एंड साइंस रहता है, नेचुरोपैथी रहता है, होम्योपैथिक मेडिसिन रहता है, यूनानी मेडिसिन रहता है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस उनके पास रहते हैं। तो इसमें ख़ास बात ये है कि जो बीयूएमएस का कोर्स रहता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, उर्दू में रहता है वो। पहले इसमें एक रिक्वायरमेंट था कि उर्दू होना ज़रूरी है, लेकिन अब इस रेस्ट्रिक्शन को, इस जो है बंदिश को उन्होंने हटा दिया है। और अब कोई भी स्टूडेंट, भले उर्दू मीडियम हो, उर्दू उसके पास लैंग्वेज हो या ना हो, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो एक बुनियादी बात यहाँ पर और आप ध्यान दें कि हर साल नीट में 17 लाख, कभी 20 लाख, 21 लाख, 15 लाख ऐसे बच्चे उसमें बैठते हैं। और उसमें जो सक्सेस रेट है वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 लाख 20 लाख जो बच्चे बैठ रहे हैं इम्तिहान देने के लिए, उसमें जो सवाल हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में लेते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है। तो इसमें जो हम 20 लाख बच्चे जो हैं 1 लाख सीट के लिए compete कर रहे हैं। तो यकीनन 19 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, या कई 19 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है एमबीबीएस में। तो जाहिर सी बात है अल्टरनेटिव मेडिसिन के भी उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, उसमें भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये आप उसका सक्सेस रेट भी देखिए कि अगर 2 लाख सीट्स भी हैं अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन में, है ना, जैसे यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक में, तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम ये देखें कि मार्केट में हमारे पास माहौल कैसा है, कैसे कोर्सेज हैं, उनमें कितना कंपटीशन है, और उस बुनियाद पर फिर हमको प्लान बी और प्लान सी भी तय करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इस बात पे ज़रा जोर दिया था। तो अब आप ये देखें कि साइंस ग्रुप में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है मेडिकल लाइन में नहीं जा पाएंगे। उसका पहला ऑप्शन तो ये है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्सेज हैं, जो मैंने बहुत सारे नाम लिया, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, यूनानी। उसके बाद ऑप्टोमेट्री जो कोर्सेज हैं वो भी हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री यानी कि ऑप्टिशियंस, आंखों के ग्लास डिज़ाइन करना, तैयार करना। हम जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में भी पढ़ते हैं ना हम लोग, लेंसेज के ऊपर, कि किसी की आँख में अगर आँख की पुतली अगर थोड़ी लंबी हो गई है तो कौन सा चश्मा लगेगा। तो ये जो चीज़ें हम क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, ये बड़े लेवल पे जाके यहाँ पे काम आती हैं ऑप्टोमेट्री में। तो ये जो है बड़ा ही हाई स्किल्ड प्रोफेशन है ये, इसमें बैचलर डिग्री भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, आप मेडिकल लाइन से ही जुड़े रहेंगे तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद फिजियोथेरेपी इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि हेल्थ वगैरह को लेकर, फिजिकल बॉडी को लेकर कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उनके लिए ज़रूरी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है साइकोलॉजी के इसमें कोर्सेज रहते हैं, है ना। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आजकल ग्रो कर रही हैं, जैसे जैसे वर्क एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो वर्क एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ती जा रही है। फिर इसमें आप देखेंगे फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, ये वाले कोर्सेज भी बहुत चल रहे हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो साइंस में फिर बीएससी के कोर्सेज आ जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। अब बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज जो हैं उसमें मैथ्स के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, साइंस के भी जा सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी फील्ड्स भी खुल गई हैं, और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में इनमें एडमिशन लो तो लेंगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा रहेगा। जैसे हमारे यहाँ आइसर करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उसका एक अपना इम्तिहान होता है, वो बीएससी कोर्सेज में एडमिशन देती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मेडिकल लाइन में एमबीबीएस में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ,
तो मेडिकल लाइन में आप नहीं जा सकते। मेडिकल लाइन के भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, और उसमें भी हम जा सकते हैं, और दे आर क्वाइट रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार जॉब है। ये ना समझेंगे किसी तौर पे कम है या डॉक्टर से हमारी कम रिस्पेक्ट होगी, ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब रहते हैं। तो ये थी बात इन कोर्सेज की। उसके बाद हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर। तो कॉमर्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ये तो आमतौर पे बच्चे करते ही हैं। उसके बाद फाइनेंस की जॉब्स रहती हैं कुछ, फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं इसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी लोग करते हैं। उसके बाद तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी रहता है, बीएससी इन फाइनेंस रहता है। ये बहुत सारे कोर्सेज इसमें रहते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स के बाद कुछ कॉमन कोर्सेज भी रहते हैं, जो मैं आगे बता रहा हूँ। आर्ट्स सब्जेक्ट में ही बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कोई भी स्ट्रीम का बंदा अडॉप्ट कर सकता है, वो ले सकता है। जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जर्नलिज्म है, साइकोलॉजी है, ये जो है ये कॉमन रहते हैं तो ये आर्ट्स के कोर्सेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंसेस के। लेकिन इसमें अलग अलग लोग भी जा सकते हैं, जिसने भले ही मैथ्स लिया हो या साइंस लिया हो या कॉमर्स लिया हो, वो लोग इसमें जा सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये वाले जो कोर्स रहते हैं, इनमें एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है, CUET नाम से, जिसके फॉर्म्स जो हैं आमतौर पे फरवरी मार्च में आते हैं। तो जो बच्चे 12वीं में हैं उनके लिए ये फॉर्म्स अभी आने वाले हैं, और अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज वो इसमें से देख के कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स करते हैं। टिस करके एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, ये भी अपने एग्ज़ाम कराते हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह के भी ऑप्शन रहते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो भोपाल में अभी स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर जब उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी तो उन्होंने 100% स्कॉलरशिप्स तक दी हैं, 90% भी दी हैं। अभी जो है 75% तक स्कॉलरशिप वो लोग देते हैं। तो स्कॉलरशिप के भी इसमें अच्छे मौके आपके पास रहते हैं। तो अभी कुछ कोर्सेज पे हम ऐसे भी बात कर लें जहाँ पे जो ऐसे हैं जो हम रिमोटली भी कर सकते हैं, घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं। हमने देखा कि एक काफ़ी टाइम के बाद जब कोविड आया था, तो उसके बाद से हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम के करियर्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए हैं, और लोगों ने रिमोट काम करना शुरू किया है। तो पहले तो ये चीज़ें कुछ जगह तक लिमिटेड थी, लेकिन अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है ये मार्केट। इसमें पहला एक जॉब जो है वो तो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव का है। तो ये भी जो है कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, और लोग जो हैं पहले ऑफिस जाके काम किया करते थे, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कस्टमर्स को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या उनके साथ परेशानियां हैं, उसके लिए भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। ये वाला काम ऐसा है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, और आपको आवरली बेसिस वो पे करते हैं, हर घंटे के लिए आपको पेमेंट मिलता है। तो ये शुरुआती इसमें इनकम जो है वो 15 से 25 हज़ार के बीच रहती है, और फिलहाल जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ई-कॉमर्स जितनी वेबसाइट होती हैं वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। अगले करियर की तरफ हम जाएंगे। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का बिजनेस है ये। बिजनेस के तौर पे भी लोग इसको करते हैं, और कई जगह से जुड़ के भी करते हैं। तो जैसे कई लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, BA और B.Ed करते हैं, उनके लिए बहुत सारे जॉब प्रोवाइडर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ नाम लिखा है, वेदांतु है, स्कूली है, स्टडी पूल है, ट्यूटरमी है। तो ये लोग जो हैं पर आवर वो पे करते हैं 250 to 500 पर आवर, और ये इनको एक्सपर्टीज चाहिए रहता है अपने उसके लिए, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज उनको चाहिए रहता है। तो एक्सपर्ट हैं आप किसी सब्जेक्ट में तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के बाद से जब ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा चली हैं,
तो ऑनलाइन स्कूलिंग का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आजकल बच्चे जो हैं होम स्कूलिंग भी करना शुरू किए हैं और ऑनलाइन स्कूल्स बहुत इमर्ज हुए हैं। जैसे कि बिरला ब्रेनियक्स नाम का एक ऑनलाइन स्कूल है, वो बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाता है और उनके टीचर्स भी ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, अपने घर से कनेक्ट होते हैं। तो वो टीचर्स भी कौन है, आप ही और हम में से लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उसके बाद साइबोर्ड नाम का एक स्कूल है। उसके बाद K-12 करके एक स्कूल है। तो ये टीचर्स इनको चाहिए रहते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा सकें और वो अच्छा पे उनको करते हैं। तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में आपको नहीं जाना है जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल इनसिक्योर फील हो। ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको चाहें तो आप अपने तौर पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए तो उन मुल्कों में टीचर्स की ज़रूरत होती है जो जहाँ पर टीचिंग में उनको सेटिस्फाइड नहीं है ना। मतलब ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, इंडिया में हैं, लेकिन कोई यूके का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग उनकी कर सकते हैं। या गल्फ में, सऊदी अरब में, यूएई में कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके। तो ये इसमें बस ज़रूरत ये रहती है कि आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहें। एक और प्रोफेशन इसमें है वर्चुअल असिस्टेंट का, कि आप जो है एक कंपनी के जो में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनके लिए आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करना, उनके काम वर्क शेड्यूल कैसा होना चाहिए उस पर लिखना। तो ये काम आप कर सकते हैं। उनके लिए कुछ कॉपी राइटिंग का काम करना, कुछ कंटेंट तैयार करना, उनके सोशल मीडिया को संभालना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखने में, पढ़ने में, राइटिंग में आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास मीडिया स्किल्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसक्राइबर्स की एक जॉब है। ट्रांसक्राइबर्स का मतलब ये होता है कि किसी की रिकॉर्डिंग को सुनकर और उसको लिखना। यानी कि आपने कोई रिकॉर्डिंग किसी की है, कोई डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट के साथ बातचीत करी है, तो उसने क्या बातचीत करी है वो आपको लिखना। तो ये ऐसा काम है कि आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे ही आपको रिकॉर्डिंग आएगी, आपको सुनना है और उसको लिखते जाना है। अभी एआई टूल्स के आने से ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी जो है इनकी रिक्वायरमेंट बनी हुई है। तो आपको फील्ड की समझ होनी चाहिए। जैसे कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको मेडिकल रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन का काम मिलेगा। आप अगर लीगल सेक्टर में या वकालत में कुछ आपको समझ है तो आपको उस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको जो है वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम है। इसके बाद प्रूफ रीडिंग का काम होता है। तो प्रूफ रीडिंग का यानी कि जो बच्चे जो है लैंग्वेजेस में जाते हैं, हिंदी में कोई एक्सपर्टीज है, कोई उर्दू में एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई जो है अरबी में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए ये कोर्सेज, ये जो काम है ना, ये बहुत अच्छा है। कि कई बार चीज़ों को लिखने में गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारना एक बड़ा काम होता है जिसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, इनको जो ऑथर्स हैं, पब्लिशर हैं, भाई हम देखते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा अखबार है और ऐसे गलतियां कर रहा है। तो उनके बहुत बड़े बड़े प्रूफ रीडर होते हैं, तो उनको जो है एक दायरे में रह के काम करना होता है। उनको बस दिन भर उनका काम यही है कि जो भी आर्टिकल, जो भी चीज़ जा रही है वो गलत नहीं जाए। तो इसमें आपको लैंग्वेज की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ खास लैंग्वेज ही करेंगे तो ही आप कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप भले ही उर्दू, अरबी, हिंदी, मैंडरिन लैंग्वेज है, स्पेनिश है, आप जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वहाँ पर इस तरह के काम होते ही हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन का भी काम रहते हैं। ट्रांसलेशन में भी ये है कि आपको एक जो है मुतरजम का काम करना है। आपको एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये लैंग्वेज जब आपको आती है तो ही आप जो है ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग का काम है। ये भी घर बैठे करने का काम है, आराम से आप कर सकते हैं। और ये चीज़ें वो हैं जो आप घर बैठे सीख भी सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल है। मैं आखिरी में वेबसाइट भी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ जाके ये चीज़ें सीख सकते हैं और एक आप वेब डिज़ाइनिंग का काम भी कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपना बिजनेस भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है। आजकल लोग जो हैं कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ उनका बिजनेस है, तो मुस्तकिल उनको सोशल मीडिया पे भी चीज़ों को अपडेट करना और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुंचाएगा, वो जो है डिजिटल मार्केटर वो काम करता है।
तो इसका भी काम यह है कि वो घर बैठे कर सकता है, और बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनकी जिनकी मदद से आप ये काम आराम से सीख सकते हैं। तो अब इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी क्या हैं कि आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि घर से काम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना? आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहें कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है, आप किस चीज़ में महारत रखते हैं, वो चीज़ें आपको जो है अपनी प्रोफ़ाइल एक आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो है काम ऐसा रहता है कि काम आपको मिलता है और आपको फ़ौरन ही उसको जो है उसमें लगना पड़ता है, बहुत गहराई से उसमें लगना पड़ता है। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो ऑनलाइन फ्रीलांस नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे से काम लेते हैं और वो अपनी 3-4 लोगों की टीम बना के वो लोग काम करवाते हैं उनसे। तो कई लोग अकेले भी काम करते हैं फ्रीलांस का, कुछ लोग जो हैं टीम बना के भी करते हैं। तो ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव टूल है घर बैठे काम करना। दूसरी चीज़ ये है कि अब काम सीखें कैसे? डिजिटल मार्केटिंग का काम कैसे सीखना है? आजकल तो आईटी के जॉब्स भी हैं जो वो बहुत रिमोटली आप कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स भी आते हैं। तो चीज़ें सीखें कहाँ से? तो सीखने के लिए हमारे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और बहुत ही कम चार्जेज़ में वो कोर्स कराते हैं। तो एक तो यूडेमी नाम की वेबसाइट है, यूडीईएमवाई, यूडेमी नाम की वेबसाइट है। आप उस पे जाएँ, उस पे जाके आप एक्सप्लोर करें। उस पे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे और बहुत सस्ते-सस्ते कोर्सेज़ हैं। 500, 600, 800, अच्छा 1000 के कोर्सेज़ हैं, कुछ 1500 के कोर्सेज़ हैं। तो आप चाहें तो 2-3 लोग मिलके भी वो कोर्स कर सकते हैं। फिर आप ये देखें फेस्टिव सीज़न का इंतज़ार करें, कुछ फेस्टिवल सीज़न आता है तो डिस्काउंट देते हैं तो और भी चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है? तो ये जो है ये काम आप अंजाम दे सकते हैं। इसमें आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन स्कैम्स जो हैं, वो बहुत मार्केट में होते हैं इसको लेके। किसी ने कोई जॉब पोस्ट करी और वो जॉब पोस्ट करके वो आपसे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के इतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप इतने पैसे दीजिए तो हम आपको एनरोल करेंगे, फिर आपको काम देंगे। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें। आप ये देख लें कि ये स्कैम तो नहीं है, कंपनी ऑनेस्ट है कि नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती है जो आपको नौकरी देने के लिए पैसे माँगती है ना? वो आपको काम देने के पैसे देगी, ऐसा नहीं है कि वो पैसे माँगेगी। तो कोई भी कंपनी का नाम आता है तो ऑनलाइन उसको थोड़ा-सा एक बार सर्च कर लें कि कैसी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का, लोगों ने उसके रिव्यूज़ कैसे दिए हुए हैं, अच्छा है कि बुरी है। तो ये इन चीज़ों को जो है ख़ास आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये इब्तिदाई सेशन था जिसमें हमने कुछ इब्तिदाई बात ही करी है। इन डिटेल हमने बातचीत नहीं करी है अभी, क्योंकि एक बार में इतनी सारी बातें ले जाना मुनासिब भी नहीं है और आप लोग इतना उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ